Failing to plan is a plan to fail. What does it mean? जी, अगर आप प्लान करने में नाकाम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की। हाँ, यानी आपने अगर आप प्लानिंग करने में फेल रहे हैं तो इसका मतलब है आपने एक प्लान बना लिया हुआ है, उस फेल होने की सूरत में भी वो कौन सा है? अपने फेल होने। यानी किसी प्लान की एब्सेंस ये शो करती है कि आपके पास एक प्लान तो मौजूद ही है, और वो कौन सा है? फेल होने का। अच्छा, इसको कोई थोड़ा सा एक स्टोरी से शेयर करते हैं। ईगल की स्टोरी पता है किसी को? पहले ईगल की स्टोरी सुनी है किसी ने? सुनिए। जब आफ्टर 40 इयर्स वो अपने सारे पर वगैरह निकाल देता है, उसके ऊपर एक ही ऑप्शन होता है, या वो मर जाए या वो नए सिरे से आवाज करे। ये स्टोरी मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं बाकियों के लिए जिन्होंने नहीं सुनी करके आप लोगों ने, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी जरा 1-2 मिनट की डिस्कस करते हैं। ईगल जो है उसका लाइफ स्पैन परिंदों में सबसे बड़ा है। बहरहाल इसकी उम्र जो है ना वो बाकी परिंदों में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, ये कितने साल जिंदा रहता है? 70 साल तक जिंदा रह सकता है। अभी हमें देखना ये कैसे रह सकता है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए ईगल मस्ट मेक हार्ड डिसीजन। इसको ना थोड़ा प्लान करना पड़ता है, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। वो सख्त फैसले कैसे लेता है? जब ये 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है, यानी मेरी उम्र में पहुंच जाता है, ठीक है, 40 साल। जाहिर है हम 40 साल के बाद हम भी समझते बस गया नहीं बंदा, अब जो है ना इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो तनज़ली। तो जब ये 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो इट्स लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टैलोन कैन नो लॉन्गर ग्रैब। ये जो इसके पंजे हैं ये वो इस तरह के नहीं रहते कि भाई अपने शिकार को पकड़ सके, ग्रैब कर सके, ठीक है, जिससे वो जाहिर है अपना खाना बना के खाएगा। अच्छा, फिर इसकी चोंच ऐसे मुड़ जाती है। अच्छा, मुड़ी होने की वजह से ऑब्वियसली फिर ये चोंच जो है ना वो शिकार को चीर फाड़ नहीं सकती। नीचे से तो ये खाता नहीं आ रहा है, इसमें तो शिकार करके खाना है, तो इसलिए ये बेंड हो जाती है, ये मुड़ जाती है। अच्छा, फिर अब ईगल के पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शंस? कि भाई या तो इसी तरह रहे और वो मर जाए, या फिर उसके लिए दूसरा एक पेनफुल प्रोसेस है चेंज का, जिसको 150 दिन लगेंगे। यानी वो काम कर, चिल्ला कह लें आप, पंजाबी में चिल्ला कह लें, कि उसको ये चिल्ला काटना पड़ेगा। 150 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, 150 दिन का एक टास्क करना पड़ेगा, 150 दिन का एक सफर करना पड़ेगा। अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो मजीद कितने साल जिंदा रहेगा? 30 साल। क्यों? 70 साल तक इसकी एज है ना, तो अगले 30 सालों के लिए 70 साल तक जिंदा रहने के लिए 150 दिन का एक टास्क करना पड़ेगा। अब वो है क्या टास्क? ये है कि ईगल जो है वो किसी हिल की, किसी पहाड़ी की, किसी माउंटेन की टॉप पे चला जाए, वहां पे अपना घोंसला बना ले, खाने पीने का सामान भी ले जाए, खाने पीना भी। जाहिर है ये 150 दिन जरा कितने बनते हैं मंथ्स के लिहाज से देखें, 30 और 30 60 2 महीने हो गए, और 30 90 नहीं, अब कर नहीं ना सकता। अब यही तो उसका मसला है कि अब वो कर नहीं सकता, मतलब उस तरह प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकता जिस तरह पहले कर सकता था, क्योंकि टैलेंट और चोंच ये दोनों मेन इसके ऑर्गन्स हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेन टूल्स हैं, वो दोनों खराब हो चुके हैं। अच्छा, तीसरा इसके पर भी जो है ना वो ऊंची फ्लाइट के लिए काबिल नहीं रहते, वो फैदर्स जो है ना वो झड़ जाते हैं 40s में। हाँ, और फिर ये लंबी फ्लाइट और ऊंची फ्लाइट नहीं ले सकता। तो ये तीनों मसाइल जो हैं, अब इसमें ये है कि या तो ये 5 माह, अब 5 माह इतने काम नहीं है कि बंदा जाके हो गया जाए, तो 5 माह के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि 5 माह मैंने उधर ही रहना है, मुझे वहां से कोई अपनी सेफ्टी को भी मैंने देखना है, मैंने अपने खाने को भी देखना है, सारा कुछ करना है और वहीं रहना है 5 माह। अच्छा, 5 माह क्या करता है वहां पे रह के?
जो काम करना होता है खाने पीने के अलावा। ईगल जो है ना वो अपनी चोंच को चट्टान के ऊपर रगड़ता है, हत्ता के नई चोंच प्लग्स इट आउट। नई चोंच पहली टूट जाती है, जैसे हमारे नाखून नहीं टूट जाते बाज का, हमारे वो नेल्स टूट जाते फिर नया आ जाता है नीचे से, तो इन द सेम वे फिर इसकी नई चोंच नीचे से जो है ना वो आती है, और जब तक वो नहीं आती तब तक वो नीचे आएगा तो उसको तो कोई भी मार खाएगा, तो वो तो किसी को आगे से ज़ाहिर रेजिस्ट कर ही ना सकता चोंच। और फर्ज स्पेशली इस कंडीशन में जब चोंच पहले वाली भी टूट गई हो और अभी नई जो है ना उमड़ के ना आई हो, तो इसलिए उसको वहां पे वेट करना पड़ता है। अच्छा फिर क्या होता है, जब वो इसकी चोंच नई आ जाती है तो फिर द ईगल विल वेट फॉर अ न्यू, और फिर यही काम वो अपने टैलोन्स के साथ करता है, उसको भी रगड़ता है, तोड़ता है, हत्ता के नए जो है ना वो टैलोन्स आते हैं, और उसके बाद फिर जब इसके नए टैलोन्स आ जाते हैं द ईगल स्टार्ट्स प्लकिंग इट्स ओल्ड एज फैदर्स, उसको तोड़ना शुरू कर देता है, किसको, अपने पुराने परों को, हत्ता के फिर पुराने परों की जगह पे भी नए पर आना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये 5 माह के बाद ईगल अपनी, इसको रीबर्थ कहते हैं, वो अपनी रीबर्थ की जो है ना वो एक फ्लाइट लेता है, और ये फ्लाइट उस जिंदगी का आगाज होता है जो उसको 150 दिनों के नतीजे में मिली है, 30 साल जिंदगी। ठीक है, तो असल में ये यहाँ पे इस बात को समझाना, इसमें हमें बहुत सारे जहां पे और लेसन मिलते हैं, मसलन मेनी टाइम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी हैव टू स्टार्ट अ चेंज प्रोसेस। बहुत दफा हमें सर्वाइवल के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो हमारी पहली बात कौन सी, मोबाइल फोन वाली। सेकंड, वी समटाइम नीड टू गेट रिड ऑफ ओल्ड मेमोरीज, हैबिट्स एंड अदर पास्ट ट्रेडिशंस। बात तक हमें पुराने ख्यालात, स्टिंकिंग ख्यालात को इरेज करना पड़ता है ताकि नए ख्यालात के लिए जगह आए, पुरानी चीजों को अनलर्न करना पड़ता है फॉर न्यू थिंग्स टू कम इन। The last one is only freed from the past burden can we take advantage of the present। जब तक हम माजी से नहीं निकलेंगे हम प्रेजेंट का फायदा नहीं उठा सकेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना माजी में सोचते रहते हत्ता कि फिर जो प्रेजेंट होता है वो भी माजी बन जाता है कि वो बचपन बहुत अच्छा था, फिर जो है ना वो जवानी बहुत अच्छी थी, फिर जो है ना वो नौजवानी बड़ी अच्छी थी, फिर जो है ना बुढ़ापा बड़ा अच्छा था जब मैं कम थोड़ा चल लेते। ज़ाहिर हमेशा नेक्स्ट आने वाला टाइम पीछे आने वाले टाइम से बुरा होता है, किसी हद तक हम उसको जो है ना वो बेहतर करने की बजाय बुरा होता जा रहा है, ये हमारे बड़ी खेल। अच्छा अब हम इसको देखते हैं, ये जो जी हमें वो 150 डेज कैसे स्पेंड करना चाहिए? वही मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास भी 9 स्टेप्स हैं 150 डेज को स्पेंड करने के। ये 9 स्टेप का जो प्लान है ना, ये स्कूल के हर मसले का हल है, स्कूल के हर प्रॉब्लम का हल है। वेदर यू वांट टू मेक सम चेंजेस और यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू रिलेटेड टू बिल्डिंग, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी आपके स्कूल में मसला है तो आप उसको इस 9 स्टेप प्लान से चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसकी आप डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा सेशन फिर हमारा इसके ऊपर होगा, ये इसकी मैं कुछ जो है ना वो डिटेल शबीर भाई को दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। 9 स्टेप को मैं जरा मेन आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आवाज है, फिर सेकंड स्टेप है, ये ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, ये लाइन भी ऐसे। नंबर 1 तो आगाज है, आगाज के बाद ज़ाहिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अच्छी नेक नियत के साथ आगाज है। फिर सबसे पहले स्कूल का एनालिसिस, कि स्कूल का आप एनालिसिस, ये वैसे आप करते रहते हैं एज अ प्रिंसिपल, आप जो है वो लोगों से मिल भी रहे होते हैं, आप जो है ना वो रिकॉर्ड्स भी देख रहे होते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी देख रहे होते हैं, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड भी देख रहे होते हैं, आप पेरेंट्स से मुलाकातें भी कर रहे होते हैं, आप बच्चों को भी आता जाता देख रहे होते हैं, तो एक एनालिसिस आप करते रहते हैं। स्कूल के लिए जो स्कूल ऑलरेडी रन हो रहा है उसके लिए गेट स्टार्टेड, ये जो स्कूल ऑलरेडी रन है उसके लिए
उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर आप देखते हैं, मतलब फर्ज करें आपको जो है वो मसले नजर आए स्कूल की अटेंडेंस के अंदर, आपको मसले नजर आए टीचर्स की लैंग्वेज के अंदर, आपको मसला नजर आया अकाउंट्स के मामला में, आप फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई आपने जो आपको 3 मसले नजर आए हैं उन 3 मसलों में सबसे पहले हल करने वाला मामला कौन सा है? क्या वो अटेंडेंस वाला है, क्या वो अकाउंट्स वाला है, क्या वो टीचर की लैंग्वेज वाला है? आपने समझा टीचर की लैंग्वेज वाला है वो मामला सबसे अहम है, तो आप फिर उसको पहला नंबर देते हैं, फिर दूसरे को दूसरा, फिर तीसरे को तीसरा। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और एक्शन प्लान बनाते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव सेट, ऑब्जेक्टिव को कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, आप में से कोई टीचर भी तो है ना, कोई मुझे एक ऑब्जेक्टिव बना के दिखाएं लेसन प्लान में हम शुरू में ऑब्जेक्टिव एसएलओ जिसको कहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव बना के दिखाएं। मतलब लेट्स सपोज आपने नाउन पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव बनाए तो क्या होगा, मैं आपको फिर बताता हूं स्मार्ट कैसे होगा। जी, आप में से कोई मुझे ऑब्जेक्टिव बना के दिखाए नाउन का या जो भी आप पढ़ा रहे हैं। जी शाबाश। नाउन के लिए पहचान सकेंगे, इसकी तारीफ बयान कर सकेंगे, हाँ। रोजमर्रा के इस्तेमाल में जो है वो नाउन को शनाख्त कर सकेंगे। ठीक है, कोई जी सर ऑब्जेक्टिव इस तरह होता है कि हमारे पास कोई भी बुक है या कोई भी लेसन है, जब हम क्लास के अंदर आते हैं तो हमारे 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव है। मैंने फर्ज तरह उर्दू की किताब पकड़ ली है तो मेरी पूरी की पूरी उर्दू की किताब में बंद है और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे बच्चों को उर्दू पढ़नी भी आनी चाहिए, बच्चों को उर्दू की इमला भी आनी चाहिए और एट द एंड मेरे पास उर्दू का अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद मैंने किताब भी खोली और इसके अंदर पहला सबक है हम। तो हम पढ़ाने से पहले मेरा ऑब्जेक्टिव यानी कि वो थे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सॉरी जनरल ऑब्जेक्टिव। हम जहाँ भी चले जाएंगे उर्दू के जनरल ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे, चाहे क्लास प्ले है, चाहे क्लास 8 है, चाहे कोई मास्टर की क्लास है, कि मेरे बच्चों को उर्दू पढ़नी भी आनी चाहिए, उनको इमला भी आनी चाहिए और एट द एंड रिजल्ट भी अच्छा। अब हमने बात करनी है जनरल ऑब्जेक्टिव की। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो जैसे जैसे हमारा टॉपिक चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वो चेंज होते जाएंगे। फर्ज करें हम है तो हमसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव मेरा ये होगा कि मैंने बच्चों को बताना है या बच्चे मेरे पढ़ाने के बाद इस काबिल हो जाए कि वो बता सकें कि हम क्या है, हम किस नज़म को कहते हैं, या फिर जो लेसन मैं पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर खास अल्फाज दिए गए कि क्या बच्चे मेरे इस काबिल हो गए हैं कि बाद में वो ला लिख पा रहे हैं, या एट द एंड लेसन के में जो एक्टिविटी दी गई है उसको बच्चे 100% सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। अगर बच्चे ये नहीं कर पा रहे तो ना ही मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं और ना ही मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। अच्छा जी, लफ्ज लिखिएगा, ये बिल्कुल ठीक है इनकी बात, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं बच्चों को पास्ट स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक टॉपिक है 10th क्लास में सिंतास मुआहदा। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं बच्चों को उसका पस मंजर बताऊँ कि ये मुआहदा क्यों करने की नौबत आई, क्या वजूहात थी, फिर उसकी तफसीलात बताऊँ, हमारे मशरकी दरिया कौन से हैं, मगरबी कौन से दरिया हैं, किन दरियाओं पे भारत काबिज है, ये भारत को हमें दे दिए, कौन से दरिया हमारे पास आ गए, जो हमारे पास आ गए उनको भारत अपने किन मुकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, फिर उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है। ठीक है, यानी पिछले दिनों भारत ने डैम बनाए, उनकी बच्चों को तफसीलात बताइए वो क्यों बने डैम, उसमें किसकी नाहली थी, भारत का उसमें कब्जा। अच्छा, ये आप बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है, हम अभी जो है ना, जो मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है कि जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हम बनाते हैं 40 मिनट्स के लिए, जिसको उन्होंने कहा जनरल ऑब्जेक्टिव, कि वो उन 40 मिनट्स के अंदर वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपके 40 मिनट को कवर करेगा कि 40 मिनट में हमें करवाना क्या है, और बड़ा क्लियरली करेगा, एक आम आदमी को भी समझ आ जाएगी कि इस 40 वो उस स्टेटमेंट को पढ़ के कि इस 40 मिनट में इसने क्या करवाना था और क्या करवाया कि नहीं करवाया। स्पेशली प्रिंसिपल जब क्लास में जाता है तो उसको पता होगा कि भाई इसने अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर बना हुआ है तो वो फौरी जज कर सकेगा कि क्या क्लास ने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया कि नहीं कर लिया। तो उसकी बात, अच्छा आप लिखिए लफ्ज को लिखिए स्मार्ट लिखिए, मैं अभी इसको ना और क्लैरिफाई कर देता हूं। स्मार्ट लिखा, एस फॉर स्पेसिफिक, एस स्टैंड्स फॉर
स्पेसिफिक। एस के बाद क्या आता है? एम। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजरेबल, MEASUREABLE, मेजरेबल। ए फॉर, उसके बाद ये आता है ना, अचीवेबल। और उसके बाद आर है रियलिस्टिक। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। और उसके बाद है टी। टी स्टैंड्स फॉर, अब नहीं पता, नहीं वो टीचर नहीं आएगा ना इसमें। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के लिहाज से बात होनी चाहिए ना। टाइम बाउंड। टाइम बाउंड। अच्छा, मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूं, ये लिखिएगा, फिर आप इसको इसी फार्मूले के ऊपर परखिएगा भी कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो स्मार्ट है कि नहीं, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, कौन सी जो भी आपने लिखी हैं। एस स्पेसिफिक है वो, ठीक है, और एम मेजरेबल है कोई, क्या वो अचीवेबल है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो टाइम बाउंड है कि नहीं है। ये पांचों आपने जो है ना वो क्राइटेरिया उसके ऊपर लगा के देखना है कि वो मेरे वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। किसके ऊपर? ये स्मार्ट की जो है ना वो तारीफ के ऊपर। अच्छा जी, इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर के बाद 28 में, मैं उर्दू में लिखवा रहा हूं, 28 में से 26 तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नाउन की तारीफ 3 मिसालों के साथ लिख सके। इसम की तारीफ लिख लें, नाउन मैंने कह दिया। इस इसम की तारीफ 3 मिसालों के साथ लिख सके। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें, सबसे पहला क्राइटेरिया स्पेसिफिक है ये। अब चूंकि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैंने स्पेसिफाइड करके किसकी बात की है? नाउन की। ठीक है, और नाउन की भी फिर डेफिनेशन की बात की है, काइंड्स की बात नहीं की। और नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके अलावा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। तो मैंने सिर्फ नाउन की बात की। अच्छा, ये तो हो गया स्पेसिफिक। अच्छा, उसके बाद क्या है? मेजरेबल। अगर कोई मेरे बाद क्लास में जाता है, वो चेक करना चाहता है कि मैंने 40 मिनट में ये काम करवाया, तो क्या वो चेक कर सकता है 1-2 मिनट के अंदर? कैसे? मैंने कहा कि भाई बच्चे 3 एग्जाम्पल के साथ नाउन की तारीफ करने के काबिल हो जाएंगे, तो वो चीदा से 1-2 मिनट में सुन सकता है ये बात। इसलिए इसको मेजर किया जा सकता है। इसको टेस्टिफाई करने का फार्मूला इसके अंदर ही मौजूद है। मैंने बता दिया कि सिर्फ इतना काम टीचर ने करवाना है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ए फॉर अचीवेबल। क्या ये काम 40 मिनट के अंदर मैं करवा भी सकता हूं क्लास को? ऐसा तो नहीं कि मैंने को पूरे महीने का काम जो है ना इसमें करने के लिए लिख दिया। 40 मिनट के अंदर ये काम हो सकता है? लेट्स सपोज ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड लेवल भी तो होगा वैसे, कि अगर ये क्लास 3 है या 4 है या 5 है, तो क्या 4-5 को ये 40 मिनट्स के अंदर डेफिनेशन विद 3 एग्जांपल्स करवाया जा सकता है? नाउन करवाया जा सकता है। ठीक है, अचीवेबल है। अच्छा, उसके बाद क्या है? आर, रियलिस्टिक। क्या मैंने कोई इसके अंदर कोई जिन्नों परियों की, कुछ सुपर नेचुरल चीजों की बात तो नहीं कर दी? क्या बच्चों के कैलिबर के मुताबिक ये चीज? मैंने कोई एफएससी का या मैंने कोई मास्टर्स का या मैंने किसी और चीज और बच्चों के लेवल से अबव काम तो नहीं करवाने के लिए कह दिया? ऐसा तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? रियलिस्टिक है। और टाइम बाउंड, मैंने कहा इसमें टाइम बाउंड है, बड़ा कितनी देर में ये हो जाएगा?
एक लेक्चर, और लेक्चर अगर 35 का है 35 मिनट में, और अगर 40 का है कहीं तो 40 मिनट्स में। ये भी बता दिया कि इस लेक्चर के बाद ये काम होना है, यानी आफ्टर 40 मिनट्स। ठीक है, तो इस लिहाज से तो जब भी टीचर ऑब्जेक्टिव बनाती है या आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या जिंदगी में किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो कहते हैं इसको स्मार्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होता है तो आधा काम हो जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होता है। ये हम पढ़ाते तो वैसे टीचर्स को लेसन प्लान के सिलसिले में है, लेकिन ये जिंदगी में भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता है जैसे ये लेसन प्लान के ऊपर होता है। अच्छा, इसमें अगर हम अब बात कर रहे थे यहां पे कि सेट ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि 6 मंथ के बाद 95% टीचर्स की लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी। बेहतरीन नहीं कहा, बेहतर हो जाएगी। अब 6 मंथ हमने जो है डिसाइड कर लिए, और लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी, और कितने की हो जाएगी ये भी हमने फैसला कर लिया 95 की, क्योंकि 100% अचीवेबल चीजें नहीं होती। हम इंसान हैं, हम प्लानिंग 100% के लिए करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट 100% नहीं मिलते, इसलिए हमने पहले से उसको रियलिस्टिक रखा है कि 95%। अच्छा, अब हम इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि 6 मंथ के बाद 95% टीचर्स की लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी। लैंग्वेज से मुराद है टीचर जो है ना वो लैंग्वेज नहीं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैं वैसे जनरली टीचर जो आपस में बात करते हैं उसकी बात कर रहा था, लेकिन ये भी स्पोकन भी एक है। चलिए स्पोकन में कर सकते हैं हम। चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव नया बनाते हैं। 6 मंथ के बाद 95% टीचर अपनी क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में देने के काबिल हो जाएंगे। मैंने ये नहीं रखा कि वो भी इधर उधर इंग्लिश बोलते फिरेंगे, सिर्फ ये रखा कि क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना उनका इंग्लिश हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, हमने क्या करना है, हमने इसके लिए एक्शन प्लान बनाना है। तो लेट्स सपोज इसके लिए एक्शन प्लान में हमें 4 काम करने हैं। नंबर 1 सबसे पहला काम है, ये मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि हमने कुछ बुनियादी सेंटेंसेस है वो चार्ट के ऊपर लिख के क्लासरूम के अंदर लगा देंगे। पहला काम जो कि पहले महीने के लिए होगा, उसका क्या फायदा होगा, मतलब बुनियादी सेंटेंसेस, मे आई कम इन, प्लीज टेक अ साइड, प्लीज ओपन योर बुक फ्रॉम पेज नंबर फलां फलां, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आम रूटीन में टीचर बोलता है स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट बोलते हैं टीचर के साथ, हमने लगा दिए जी एक इसमें क्लासरूम में, हर क्लासरूम में लगा दिए। अब टीचर या बच्चे, उनको ये इजाजत है कि अगर फर्ज करें उनको वो सेंटेंस बोल गया है भूलते हुए, तो वो देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट इतना वाज़ेह हो कि उस बच्चे को भी वो चार्ट नजर आ सके। एक तो हमने ये एक्शन किया। अच्छा, एक्शन प्लान के अंदर फिर कॉलम बनाते हैं कि भाई ये जो चार्ट है ये कौन प्रिपेयर करेगा, ये चार्ट कौन लगाएगा, किस डेट तक ये लग जाने चाहिए, और इसकी चेकिंग मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये लग गए कि नहीं, ये पूरा प्लान बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्शन प्लान। ठीक है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि भाई इसके बाद हम जो है टीचर आयशा जो कि इंग्लिश में ज्यादा बेहतर हैं, तो सेकंड मंथ से हम जो है वो टीचर आयशा से कहेंगे कि वो हर जुमे को एक लेक्चर जो है स्पोकन इंग्लिश का सारी जो है ना वो टीचर्स के साथ किया करें। तो अगले 2 मंथ जो है ना वो लेक्चर होगा और हर जुमे को होगा, और उसके नतीजे में उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या होगा कि जो वाइस प्रिंसिपल मैडम है वो एक इंटरव्यू करेंगी उन टीचर्स के साथ, जिससे पता चलेगा कि टीचर में बेहतरी आई है कि नहीं, बुनियादी सेंटेंसेस। ठीक है, ये हमने उसका क्राइटेरिया लगा दिया कि मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन ये है और एक्शन ये है, वो नेक्स्ट एक्शन लिख दिया। तो ये मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूं कि इसमें एक्शन प्लान क्या बनेगा। अभी हम कोई स्पोकन इंग्लिश का काम यहाँ पे कर नहीं रहे, आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। अच्छा, आपने इसी तरह कोई तीसरा काम हो सकता है, चौथा काम हो सकता है, वो हम इसके लिहाज से उसका फिर बनाएंगे एक्शन प्लान। ड्यूटी लगाएंगे किसने करना है, कब तक करना है, कौन इसको चेक करेगा। फिर अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, फिर मुझे बताइएगा कि ये स्टेप क्यों ऐड किया गया और इसका क्या ये अगर प्रिंसिपल है या
सेक्शन हेड है वो अपने तौर पे करना चाहता है, लेकिन लेट्स सपोज उसने पहले एक बार ये काम किया है सेक्शन हेड ने, प्रिंसिपल ने या ऑनर ने भी ऑब्जेक्शन पेपर कर दिए, तो बेहतर है उसके लिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना उससे रिलेटेड हैं या उसके ऊपर जितने बॉसेज हैं उन सबको एतमाद में लेके वो स्टेप करेंगे। क्यों जी, एग्री करते हैं इससे आप? इस स्टेक होल्डर में पता कौन कौन आते हैं? वालिदैन भी आते हैं, टीचर भी हैं, वालिदैन भी हैं। हाँ। ये इसमें लिखा था ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर के स्कूल के रिलेटेड जितने भी हैं, जब आपने एक्शन प्लान बना लिया कि कौन कौन से काम किए जाएंगे टीचर की स्पोकन इंग्लिश की बेहतरी के लिए, वो 4-5 काम कौन से हैं, उसमें कौन कौन जिम्मेदार है, कब से कब तक किए जाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, उसको चेक कौन करेगा, ये सारा प्लान बन गया, कॉलम बना लिया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। डेट्स भी डिसाइड हो गई, 6 मंथ के अंदर कंप्लीट होना है इस पूरे टास्क में, प्रोजेक्ट है 6 मंथ का। तो वो फिर वो सारा पेज जो है वो एक दफा वालिदैन को बुला के उनके सामने रखा जाएगा और उनसे इसके ऊपर राय ली जाएगी। बहुत सारे वालिदैन राय नहीं देंगे, लेकिन फिर मकसद क्या है? वालिदैन के साथ शेयर करना क्यों मकसद है? मकसद ये है कि वालिदैन को पता चलेगा कि आप स्कूल को आगे ले जा रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या काम आप। इट कैन बी योर एडवर्टीजमेंट। और फिर दूसरी बात ये होगी, वो कहते हैं ना कि जब आप शराकतदार बना लेते ना तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ, फिर आपको उसको काम को करना पड़ता है क्योंकि आपने उसमें शराकतदार बना लिया है और वो आपने मतलब खुद से अपने ऊपर एक मॉनिटर रख लिया है। अब आपने उस टास्क को कंप्लीट भी करना है। लेकिन ये है फायदा कि उसमें थोड़ी भी बेहतरी आएगी ना तो आपकी एडवर्टीजमेंट साथ साथ होगी। तो ये मतलब एक छोटी सी कोई भी पेरेंट टीचर मीटिंग बेशक जब हो रही हो तो उसके अंदर भी ये चीज जो है ना वो वालिदैन के साथ। अच्छा, ये इसमें फिर स्टेक होल्डर में तो फिर वो भी आता है ना, पीएम भी आता है। पीएम के साथ क्यों शेयर करना जरूरी है? उसके साथ भी शेयर करना जरूरी है। शेयर करने के लिए सर ये द फेस ऑफ योर स्कूल। हाँ, पीएन आपके स्कूल का फेस है। अच्छा, हो सकता है वो इसमें ऐड अप करे, वो बाहर से कोई इंग्लिश के सेंटेंस बोले तो ये बड़ा, वो एक आधा भी बोल देता तो बड़ा कमाल है। एक आधा सेंटेंस, क्योंकि उसको पता है कि अब स्कूल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और मुझे इज्जत दी गई है और मुझे पोजेस करवाया गया है कि मैं भी स्कूल का पार्ट हूं और मुझे वहां बिठा के उन्होंने कहा है कि हम जो है इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वो आपका साथ देगा? वो जरूर आपका साथ देगा। बेशक वो टूटा फूटा बोले, ये तो अब सारे वालिदैन को भी नजर आ रहा था कि ये इतना उस तरह का नहीं है, लेकिन उससे आपका फेस बहुत कमाल का होगा। ठीक है, हाँ, यानी ये सारे पर्सन साथ मिलाने से ना सिर्फ आपको मोटिवेशन होगी बल्कि आपके ऊपर तलवार भी लटक रही होगी कि अब सारों को कह दिया, और थर्ड आपकी एडवर्टीजमेंट भी होगी। तो इसलिए स्टेक होल्डर से अप्रूवल है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट कि भाई इंप्लीमेंट करते हैं और साथ साथ मॉनिटर करते हैं। अब फिर प्लान का आगाज हो जाता है। जब सारों से अप्रूवल हो गई, प्लान बन गया, बनाने के बाद फिर प्लान का आगाज है। अच्छा, प्लान का आगाज हो गया, मतलब पहला मंथ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। अच्छा, 6 मंथ होने के बाद फिर आप देखते हैं, अच्छा ये तो था ही असल में 6 मंथ का, कुछ ऐसे प्लान होंगे जो सालाना भी होंगे, आप उनका 1 साल 2 साल 3 साल तक लेके जाएंगे। फिर हम सालाना उसकी रिपोर्ट बनाते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये था, इस साल के अंदर हमने इसको 50% या 60% पूरा करना था, लेकिन हम इसको 40% पूरा कर पाए। क्या कमियां रह गई हैं, उस कमियों के लिए फिर फर्दर डेवलपमेंट का प्लान और फिर वो इंप्लीमेंट होगा और फिर आखिर में हमारी जो है ना वो फाइनल रिपोर्ट बनेगी जिसके ऊपर सक्सेस सेलिब्रेट हो। ठीक है, ये कितने स्टेप्स हैं? ये 3, 6, 9 स्टेप्स का प्लान है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये आप किसी एक टास्क पे बना लें, 2 पे बना लें, 3 पे बना लें, हर टास्क का अलग से बनेगा। जहां जहां मसाइल है स्कूल में, सारे 36 के 36 एरिया में प्रॉब्लम नहीं ना होते, 36 एरिया तो खराब नहीं होंगे ना स्कूल के, उनमें 2 होंगे, 4 होंगे, उनमें 2-4 के ऊपर ये आपका इंप्रूवमेंट प्लान, इसको हम कहते हैं स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान या स्कूल डेवलपमेंट प्लान, SDP एप्लीकेशन है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, ये हमने ईगल से सीखा।
प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए हमारे पास 9 स्टेप्स है। आगे चलते हैं।